Hello friends, so let us continue our ethics classes, ethics GS paper 4 classes. एटीट्यूड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें ये टॉपिक चल रहा था द फैक्टर्स फॉर द चेंज इन एटीट्यूड. राइट, सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड चेंज इन एटीट्यूड. सो आई होप प्रीवियस सेशंस आपने अच्छे से अटेंड कर लिए होंगे. 2 पार्ट में मैंने प्रीवियस सेशन कराया था. सो दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू दैट. So make sure that you watch previous sessions. All right, let us continue. शुरू करते हैं आज का सेशन. So the factors behind attitudinal change. So as I told you that there are 8 factors behind attitudinal change. So like 8 factors such as first was the additional information. Right, first one the additional information. Then enforced contact or changes in group affiliation. Then changes in role, then cultural changes or cultural factors, then personality changes. Another one is persuasion and propaganda. So these were the 8 factors behind attitudinal change. We have discussed this in detail. Out of these 8, last 2 we need to discuss in further detail. So पहले हम पढ़ रहे थे persuasion को, right? So in persuasion we studied, पिछले सेशन में हमने देखा था there are 2 approaches for persuasion. ठीक है, सो वहां से आज हमें कंटिन्यू करना है. एक अप्रोच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परसुएजन में, दैट वाज द अर्ली अप्रोच. फर्स्ट वाज द अर्ली अप्रोच विच वाज मोर रिलेटेड टू द परसुएडर. राइट, समवन हु इज ट्राइंग टू परसुएड, उससे ज्यादा रिलेशन था पहली अप्रोच का, अर्ली अप्रोच का. बट जो लेटर और द रिलेटिवली न्यूअर अप्रोच है, दैट इज नोन एज द कॉग्निटिव अप्रोच. And in cognitive approach we study the effect of persuasion on the minds of the people that are getting persuaded, that means on the subjects. In the early approach we understand from the lens of persuaders की साइड से समझते हैं. Here we understand who says what to when and how. क्या समझा था हमने यहां पर? Who says what to whom and how. So who is the persuader? What, किस तरह का आइडियल परसुएडर किस तरह का होता है? What should be the content? Whom should be the audience? And how should be the message be conveyed? Right, so this much we have already covered in the first sessions of the persuasion, where we try to understand the 2 approaches of the persuasion. So I hope previous session आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा. Today we are going to continue with the cognitive approach. Make sure that you watch the previous sessions. Now the cognitive approach of persuasion, right? In persuasion cognitive approach क्या है? In the decade of 1990s ये रिसर्च जो है वो, या cognitive approach ज़्यादा पॉपुलर हुई. उससे पहले ज़्यादा फोकस किस पर दिया जा रहा था? परसुएडर पर दिया जा रहा था फोकस. लेकिन अब ज्यादा फोकस जो है वो किस पर दिया जा रहा है? सब्जेक्ट्स पर. क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट्स को अगर आपको स्टडी कर लिया आपने, दैट व्हाट, क्या इफेक्ट पड़ता है या किस तरह का इफेक्ट पड़ता है या कब इफेक्ट पड़ता है परसुएजन का सब्जेक्ट पर, कब सब्जेक्ट परसुएड होने को तैयार है, कब नहीं है. अगर आप सब्जेक्ट की तरफ से समझते हैं, देन यू विल बी एबल टू इजीली परसुएड देम. राइट, सो दिस कॉग्निटिव इट इज बेस्ड ऑन ऑडियंस. राइट, और आप सब्जेक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं. इट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट इज समवन हु इज गेटिंग परसुएडेड. राइट, एंड व्हाट इज दिस कॉग्निटिव अप्रोच? इट स्टडीज द, क्या स्टडी करता है ये? इट इज बेस्ड ऑन ऑडियंस और द सब्जेक्ट, एंड इट स्टडीज द मेंटल प्रोसेस ऑफ ऑडियंस, while they are getting persuaded, right? When they receive persuasive messages. So यानी कि सब्जेक्ट का माइंड कैसे बिहेव करता है जब आप उन्हें
परसुएड करने की कोशिश करते हैं. सो आई होप यू रिमेंबर व्हाट परसुएजन इज, राइट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसुएजन एंड प्रोपेगेंडा. ठीक है, तो बेसिकली क्या है परसुएजन? जब कोई भी कम्युनिकेशन का या मैसेजिंग का मेथड जिससे आप किसी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति या कम्युनिटी का एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं या बनाए रखना चाहते हैं, बेसिकली आप उनके कॉग्निटिव प्रोसेसेस को अफेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो आपके आइडियाज को, आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करें. दैट इज परसुएजन. सो वी डिस्कस दिस. परसुएजन क्या है हमने अच्छे से ये पहले डिस्कस कर लिया है, राइट. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द सब्जेक्ट्स ब्रेन फंक्शंस when they are getting persuasive messages. So in this research दो तरह के प्रोसेसिंग मेथड्स जो है वो पता चले, राइट. टू प्रोसेसिंग मेथड्स ऑफ anyone's mind when they receives information, जब भी वो इनपुट रिसीव करते हैं. ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले भी बताई है ये दो तरह की प्रोसेसेस. वन इज नोन एज द सिस्टमैटिक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग या सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग एंड अदर इज ह्यूरिस्टिक, राइट. सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग एंड ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग. आई होप ये दोनों टर्म्स आप लोगों को याद होगी. हमने पहले किसी एक सेशन में डिस्कस किया था, ब्रीफली मैंने आपको बताया था और मैंने आपको कहा था कि आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो देखिए, आवर माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर, और रादर ये कहें कि जो मॉडर्न डे कंप्यूटर्स जो बने हैं वो हमारे माइंड पर बेस्ड है. और आज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट या जो कटिंग एज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने की ही कोशिश कर रही है. तो लाइक इन एनी अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस देयर इज अ इनपुट साइड, देन प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट होता है, राइट. लाइक इन केस ऑफ अ कंप्यूटर और अ मोबाइल डिवाइस, आप टाइप करते हैं, ठीक है, दैट स्क्रीन या वो जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइसेस हैं, आपने इनपुट दिया, टाइप किया, राइट. जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है, जो भी सीपीयूज हैं या जो भी कंप्यूटिंग यूनिट्स हैं, जो भी ब्रेन है या जो मदरबोर्ड है, वो प्रोसेस करते हैं आपके इनपुट को और उसका आउटपुट आपको देखने को मिलता है मॉनिटर्स पर, स्क्रीन पर, राइट. या आप एक साइड से कोई फिजिकल इनपुट देते हैं और दूसरी साइड से आपको विजुअल ऑडियो आउटपुट देखने को मिलता है. सो दैट इज हाउ इनपुट एंड आउटपुट और प्रोसेसिंग इन एनी कंप्यूटर वर्क्स. आई होप दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एंड इन ह्यूमन बॉडी सेम चीजें हमें देखने को मिलती हैं, बट artificial intelligence is trying to imitate what humans can do, because human can think abstract ideas, right. Abstract and creativity is something that is unique to us humans, or few of other आप कह सकते हैं organisms जो कि थोड़े बहुत creative और भी organisms हैं, but abstract ideas जो है वो हमारे पास है. Artificial intelligence is trying to imitate that, राइट. सो कहने का मतलब, बाहर से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वी ट्राई टू प्रोसेस दैट. एंड दो तरह की प्रोसेसिंग होती है, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग होती है या ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग होती है, ठीक है. एंड देन हमें आउटपुट देखने को मिलता है, राइट. सो दिस इज द कॉग्निटिव, फर्स्ट कॉग्निशन, देन अफेक्शन एंड देन टेंडेंसी टू बिहेव. तब जाकर एटीट्यूड जो है वो बनता है या नहीं बनता, स्ट्रांग होता है एटीट्यूड या वीक होता है. सो व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस देयर आर इन एटीट्यूड, वी अंडरस्टैंड दैट, राइट. टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज दिस सिस्टमैटिक एंड ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग मेथड्स. ये क्या मतलब है इनका. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग. तो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग कब देखने को मिलती है हमें, या कब हमारा दिमाग सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग के मोड पर जाता है.
जब किसी कोई इंपॉर्टेंट इनपुट हमें मिलता है, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर अस, अगर कोई इंफॉर्मेशन जो बाहर से हमें आ रही है, देखिए वो इनपुट हम कहां से रिसीव करते हैं? थ्रू आवर सेंसेस, राइट? वी रिसीव्स इनपुट, विजुअल सेंसेस, ऑडियो सेंसेस, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, राइट, सेंस ऑफ टेस्ट. सो हम अपनी सेंसेस से इनपुट रिसीव करते हैं, एंड इफ दैट इनपुट इज इंपॉर्टेंट टू अस, वी गो इनटू सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, right? We then try to carefully process that. What do we do in systematic processing? We carefully process that information. We try to assess that information. Like for example, if you are reading some question, some study material, yeah, online you are browsing through something that browsing through syllabus or through some topic or something, and you stumbled upon on new type of approach, a new video, let's say, और आपने उस वीडियो को एक बार देखा और आपको लगा कि यार ये इसने तो मेरा मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया. देन आपने जो है वो और थोड़ा डिटेल में अंदर जाने की कोशिश करी, एंड उस पर्टिकुलर चैनल पर गए, उस टीचर को गए, उस ऑर्गेनाइजेशन को देखा, आपने पूरा स्टडी. नाउ यू आर केयरफुली प्रोसेसिंग बिकॉज द इनपुट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो यू वेंट इनटू सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग. अदरवाइज in the for 99% of our times we are in, हम बेसिकली ऑटो पायलट मोड पर होते हैं. उसको ऑटो पायलट मोड पॉपुलर कल्चर में ये टर्म यूज हुआ है, बट इन टेक्निकल टर्म्स इट इज नोन एज ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग. हम किस में होते हैं? ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में होते हैं. ठीक है, दैट मीन्स वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ, जैसे आप इस समय बैठे हो पढ़ रहे हो सकता है आप फोन में पढ़ रहे हो, अपने लैपटॉप में पढ़ रहे हो, टीवी में देख रहे हो, वट एवर द डिवाइस, राइट? या हो सकता है आपने साइड में चला रखा, आप केवल सुन रहे हो. ठीक है, लेकिन आपका ध्यान उस पर है जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मुझे आप देख रहे हैं, मुझे आप सुन रहे हैं, आपका ध्यान मुझ पर है. लेकिन आपके आसपास आप एक, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आप एक कमरे में बैठे हो, या हॉल में बैठे हो, या बाहर ओपन में, जहां भी बैठे हैं, तो आपके आसपास बहुत सारी गतिविधि हो रही होंगी. अगर नहीं भी हो रही है तो बहुत सारी स्टिल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइट्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, अलमीराज हैं, बेडशीट्स हैं, फैंस हैं, एसीज हैं, कूलर्स हैं, बहुत सारी चीजें आपके आसपास. हवा चल रही है, पानी चल रहा है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, बच्चे बाहर बोल रहे हैं, पटाखे बज रहे हैं, देयर आर, चिड़िया बोल रही है, जानवर बोल रहा है, घर वाले बात कर रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ विजुअल एंड ऑडियो, आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है आपके पास आसपास, बट what you are focusing on is what I am saying, right? and you, आप सुन रहे हो सारी इंफॉर्मेशन को, बट उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं. ठीक है, so that is what heuristic processing is. You are receiving all that information but you are not paying much we are not paying much attention to that. So whenever we are in a mode of careless processing, right, we are receiving data but we are carelessly processing it. हमारा दिमाग रिसीव तो कर रहा है सारे डेटा को, बट प्रोसेस नहीं कर रहा अच्छे से, या केयरलेसली प्रोसेस कर रहा है. ठीक है, why is that? Because the input is less important for us. Now what decides what input is important for you or not? That depends upon what type of lifestyle you are living, or right, according to your lifestyle, according to your choices, according to what type of, in what stage of your life you are, किस डायरेक्शन में आपका जीवन जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग है ना वो. that is highly subjective, and that is in fact subjective to individuality, right? Importance of something or not. Nevertheless, if some input is less important to you, we go into heuristic processing. We do not care about it. Right? Or we find shortcut methods. Like for example, if someone is trying to, like for example, if you have to make a decision about something, you get an input, right? And that input is in form of a situation. Now you need to take a decision, right? So
ईदर यू विल गो इनटू सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, और आप पूरा रिसर्च करेंगे, टाइम लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, सही गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रो कॉन, सब कुछ जज करेंगे, एंड देन यू विल come into a conclusion and take a decision. Or you will say that my father used to say in such situations, my mother used to say this in such situations, or my holy book says this, or my other holy book says that my teacher says this, or my guru says that, my political leader says this and that. और जैसा वो कहते हैं, जैसा वहां लिखा है वैसा ही करते हैं, right? So the moment you say, or the moment you decide that whatever they said, or whatever there is written is right, and we do not need to think about it, and we need to act according to that information, you are entering into heuristic processing. So that is your shortcut method, that you do not need to think about making a decision. The decisions have already been made, and you just follow those decisions. So you are into heuristic processing. Like आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हैं, आप डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताते हैं, ठीक है, आप डॉक्टर को बता रहे होते हैं अपनी बीमारी, नहीं, एक्चुअली आप डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बता रहे होते हैं. डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये सिम्टम जो है वो किस बीमारी पर फिट बैठता है, और फिर उस बीमारी के अकॉर्डिंग या उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती है, ठीक है. लेकिन आप, ये है सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग, कि आपने इतना सोचा कि मेरे सिम्टम है, मेरे सिम्टम के अकॉर्डिंग मुझे दवाई दी जा रही है, कि मेरे सिम्टम किसी बीमारी के सिम्टम है और उस बीमारी के लिए मुझे दवाई दी जा रही है, ठीक है. नहीं, आप क्या जाते हैं, आप बताते हैं कि मुझे ये है, ये है, ये है, टेस्ट कराए मैंने, ये टेस्ट की रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब दवाई लिख देते हैं, और आप उस दवाई को परचेज करके खाना शुरू कर देते हैं. मेजॉरिटी लोग, इन मेजॉरिटी केसेस, दैट इज ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, because the doctor said so, because it was doctor's orders to eat such and such medicine, right? So in majority of cases we are in what? We are in heuristic processing. That saves, that as humanity, why heuristic processing is necessary for us? Because as a species we have developed this to save energy. Because देखो, हमारी स्पीसीज जो है वो सर्वाइवल पर डेवलप हुई है, मोर और लेस, एंड फॉर आज हमारे पास हो सकता है खाने के लिए एम्पल हो, गुड चांसेस दैट आप लोगों के पास खाने के लिए एम्पल चीज़ें मौजूद हो. बट देयर वॉज अ टाइम जब सर्वाइवल की फंसी हुई थी इंसान को, कई कई दिन हो सकता है खाने को ना मिलता हो, तो एवरी कैलोरी को सेव करना बहुत जरूरी था. तो अकॉर्डिंग टू दैट ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग जो है वो डेवलप हुई है. नॉट जस्ट दैट, अगर हर चीज पर अपने आसपास अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो एक्सप्लोड कर जाएगा आपका प्रोसेसिंग यूनिट, इतना डेटा, इतना हैवी डेटा हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है. दैट इज व्हाई विद ड्यू टाइम आवर societies develop these shortcut methods, right? That so that they do not need to take, and that is how ethics are also developed in societies, or various moralities are developed, and yani ki the rules were set ki what is right and what is wrong, and what to do when something is wrong, or what to do when something is right, ठीक है. तो what is right and what is wrong जो है वो धीरे धीरे सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया, टू सेव टाइम, टू सेव एनर्जी, राइट. सो डिओंटोलॉजी वाला फंडा आ गया यहाँ पर. खैर, उस डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, पहले हम उसे सब वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. नेवरदलेस फॉर मोर देन 99% इनफैक्ट टाइम्स में हम ह्यूरिस्टिक मोड पर होते हैं, और बहुत फ्यू केसेस में हम जाते हैं सिस्टमेटिक मोड पर. एंड द परसुएडर्स नो दिस, राइट. सो परसुएडर्स को क्या करना है, आपको बात मनवानी है, right? The persuaders, they know that how the subject's brain work, so all they need to do is how to keep the subjects in heuristic mode. If someone is in heuristic mode, it is more likely that they will get persuaded, right? And if someone knows how to do it, how to keep them in heuristic mode, and how to do it, how to first make the subjects to be in a heuristic mode, and then how to keep them in heuristic mode, how to shift them into heuristic mode. The persuaders know this, and this is what is studied under cognitive approach, that how to keep someone in heuristic mode, or how to shift someone in heuristic mode, and then how to keep them in heuristic mode in order to persuade them.
because when we are in heuristic mode we tend not to think about something, मतलब think about something, और the input जो आ रहा है उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, and we just tend to sort of flow with it, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम परसुएड हो जाते हैं, राइट. सो एज आई सेड अराउंड 99% हम टाइम्स पे हम ह्यूरिस्टिक मोड में होते हैं, और अराउंड 1% वी आर इन सिस्टमेटिक, बट दैट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड. बट 99% में क्यों कह रहा हूं, ताकि आपको ये समझ आए कि बहुत ज्यादा समय, मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम वी आर इन ह्यूरिस्टिक मोड. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड why we go into, so in order to understand how or why heuristic mode में ले जाते हैं persuaders हमें, first we need to understand why we go into systematic processing. और what makes us that we go into systematic processing, right? उसके अलावा जो भी है that makes us to go into heuristic processing. So अगर हमें ये पता है कि हम systematic processing में क्यों जाते हैं, उसके अलावा जो बाकी जितना भी बचा, उन सभी situations को persuaders use करते हैं to shift us to heuristic mode. Or you can use that also if you need to persuade someone, right? So there are two main reasons why we go into systematic processing. As I have told you that if some input is important to you, then you go into systematic processing, right? But why and how we go into systematic processing, उसके पीछे दो कारण हैं. First is you must have the capacity to go into systematic processing, right? Capacity and time. You must have the capacity and time to go into systematic processing, right? Capacity और knowledge और faculty, capacity word use कर लें चलो यहाँ पर, and time to go into systematic processing. And secondly, you must have the motivation to go into systematic processing. Now what do we mean by capacity? And ध्यान रखिएगा, and है ये, it is not or, and यानी कि होना ही चाहिए. कैपेसिटी होनी चाहिए और मोटिवेशन होना चाहिए. कैपेसिटी के साथ टाइम होना ही चाहिए. अगर कैपेसिटी है, मोटिवेशन है, टाइम नहीं है, तो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी. टाइम है, मोटिवेशन है, कैपेसिटी नहीं है, तो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी. कैपेसिटी है, टाइम है, मोटिवेशन नहीं है, तो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी. सो कहने का मतलब ऑल थ्री आर नेसेसरी, right? Capacity, time and motivation. The capacity time is one and motivation is the second one. We must have these two in order to go into systematic processing. Now this is what the persuaders choose to do, right? They किसको persuade करना है? जिसके पास capacity ना हो, या capacity है तो time ना हो, राइट? किसको, कैसे ऑडियंस कैसे चूज की जाती है? किसको परसुएड करना है? जिसके पास मोटिवेशन ना हो, और है भी मोटिवेशन तो टाइम ना हो, है भी मोटिवेशन तो कैपेसिटी ना हो. तो इन तीन फैक्टर्स में परसुएडर्स खेलते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थ्री फैक्टर्स. सो व्हाट डू वी मीन बाय कॉग्निटिव कैपेसिटी? किस तरह की कैपेसिटी? इज कॉग्निटिव कैपेसिटी, राइट? व्हाट डू वी मीन बाय कॉग्निटिव कैपेसिटी? So basically how much you can fact check, right? कितना आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, दैट इज आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी है. अब नाउअडेज वी हैव वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, राइट? टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे टूल्स है हमारे पास टू फैक्ट चेक, बट देयर वाज अ टाइम जब केवल लर्नड पीपल, राइट, पीपल ऑफ मतलब मल्टी टैलेंट्स और मल्टी मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जिनको नॉलेज थी,
उनको परसुएड करना मुश्किल हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब वो रिलेटिवली कम हो गया है, लेकिन अब कम वो एज के लोग अभी भी परसुएड हो जाते हैं आसानी से। अब जैसे आप लोग इतने हाई लेवल पर ये एजुकेशन गेन कर रहे हैं, आप लोगों को इतनी डाइवर्स टाइप ऑफ नॉलेज जो है वो मिल रही है, आप लोगों को परसुएड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज यू हैव द कॉग्निटिव कैपेसिटी टू फैक्ट चेक, राइट। इवन आपको इतना सब कुछ पता है, तभी तो आप टेक्नोलॉजी को उस डायरेक्शन में यूज कर पा रहे हैं ना। आपके पास टेक्नोलॉजी हो बट स्टिल कॉग्निटिव कैपेसिटी ना हो, तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि सर्च क्या करना है तो कैसे सर्च करेंगे, राइट। सो कॉग्निटिव कैपेसिटी होना इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट हाउ मच यू कैन चेक, हाउ मच यू कैन फर्स्ट फैक्ट चेक. So this is the first level of possibility to get into systematic processing. सबसे पहले cognitive capacity होना जरूरी है, ठीक है. Like for example, you belong to a humanities background, right? ठीक है, let's say you belong to humanities background and someone is trying to sell you or someone is trying to sell you a technical product. Like for example, you belong to a humanities background and you came into some money, you earned some money, now you want to buy a car or a bike, but you are not that much of a tech savvy, ठीक है. So you went on to a showroom and you asked the salespersons to भाई show around some vehicles, ठीक है. आप बाहर से केवल शक्ल देखकर चले गए लेकिन आपको टेक्निकलिटी नहीं पता. Now that salesperson is the persuader, ठीक है. वो सबसे पहले ये देखेंगे that whether do you have the cognitive capacity to understand the technical terms or not. Now if they understand that you do not have the cognitive capacity, then they will try to use their various sales pitches होती हैं, sales scripts होती हैं, different technical terms का use किया जाता है. Now if you have the knowledge, you will be able to fact check whether that person is मतलब सही बोल रहे हैं या नहीं, और अगर सही बोल भी रहे हैं तो आप उनकी टोन को समझ पाएंगे if you have the cognitive capacity. And not just that, if you have the time, combine that with time, right? Sometimes people do not have time to go into various different showrooms and select the best cars. Perhaps वो मन बना कर गए हो that I want to buy a SUV because SUVs are in trend और reels और सब में हमें देखने को मिलती है that I want to buy an SUV, right? Maybe उनकी वो need ना हो, right? और उनके पास टाइम नहीं है, बस वो पहले शोरूम में गए, पहली SUV पसंद आई और उठा कर ले आए. साल 2 साल बाद पता चला कि ये तो हमारे मतलब साल 2 साल क्या 6 महीने में पता चल गया कि ये तो हमारे लाइफस्टाइल से मैच नहीं करती है, तो हमारी नीड थी ही नहीं, राइट. तो अगर आपके पास टाइम नहीं है देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू गो इनटू कॉग्निटिव कैपेसिटी. लाइक जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर सेड समथिंग, डॉक्टर गिव यू सम ऑर्डर्स दैट यू विल हैव टू फॉलो दिस रिजीम, यू विल हैव टू फॉलो दिस कोर्स ऑफ मेडिसिन, और आपने कहा कि डॉक्टर ने कहा है तो ठीक ही होगा, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, मान लेते हैं आप. सो यू वेंट इनटू कॉग्निटिव, यू वेंट इनटू ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग. आपने वहां पर टाइम लगाकर थोड़ा रिसर्च ही नहीं किया कि जो दवाइयां आपको दी जा रही हैं क्या वो दवाइयां सही में नेसेसरी हैं आपके लिए या नहीं, या केवल बिल बढ़ाने के लिए आपको वो टेस्ट और दवाइयां दी जा रही हैं, ठीक है. सो योर कैपेसिटी टू फैक्ट चेक एंड देन टाइम अवेलेबल, राइट, फर्स्ट थिंग. देन सेकेंड वन इज मोटिवेशन. सो मोटिवेशन इज फर्दर इज ऑफ 3 types. So I hope this is pretty understandable to you. You can add further more अपनी लाइफ से आप कई सारे एग्जाम्पल्स जोड़ सकते हैं कॉग्निटिव कैपेसिटी और टाइम के, ठीक है. आई डोंट थिंक दैट दिस इज दैट डिफिकल्ट, सो मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पर नहीं दिए, ठीक है. बट यहाँ पर देखते हैं मोटिवेशन, 3 तरह के मोटिवेशन हो सकते हैं, ठीक है. नंबर 1 इज एक्यूरेसी मोटिवेशन. नंबर 2 इज डिफेंसिव मोटिवेशन. Number 3 is impressive motivation. Now यहां पर and or वाला फंडा नहीं है, यहां पर है one और combination of more than one, right? देखिए मैंने आपको क्या कहा, to go into systematic processing you must have the capacity and time and motivation. इन तीनों का होना जरूरी है. बट मोटिवेशन में मैंने आपको 3 बता दिए, ठीक है, impressive, defensive and accuracy. अब इन तीनों में से एक या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन जो है वो हो सकता है, बट एटलीस्ट एक तो मोटिवेशन होगा ही होगा,
So what is accuracy motivation? Right, now accuracy motivation is when you want to know something for the sake of knowledge, when you want to be correct, right, for the sake of knowledge, for the sake of knowing something, for the sake of cognition, right, or for the sake of being authentic. You want to know about something, that particular input interests you, you want to know about something. Like for example, वही सेम एग्जांपल, आप एड्स देख रहे हैं, कोई नई गाड़ी की एड आई, आपको अच्छी लगी, नाउ यू वांट टू नो अबाउट इट, आप उस गाड़ी के रिव्यूज देख रहे हैं, उस गाड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, या कोई नई वीडियो आपको ऑनलाइन दिखी, कोई नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको देखने को मिला, दैट फैसिनेटेड यू, नाउ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, आप उसके फिर बैकग्राउंड में चले गए, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कब से शुरू हुई, क्या बैकग्राउंड है, ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या फेलियर्स हैं, कौन कौन काम कर रहा है इस टेक्नोलॉजी पर, इंडिया का क्या इनपुट है, ठीक है, क्या क्या यूजेस हैं इसके, क्या क्या नेगेटिव्स हैं. तो दैट इज योर, you have the motivation to get an accurate information for the sake of knowledge, for sake of being authentic. You want to know about something, that is what motivates you, that is why you went into systematic processing about any of the input, right? And also you went into accuracy motivation when your attitudes are challenged. Some new information or someone says something and that challenges your already set attitude towards something, so now you want to correct yourself, now you want to be more authentic, or you want to present better argument, not better argument wala chalo hata do, wahan scratch karo abhi se, now you just want to be authentic. So whenever your attitudes are challenged, or whenever you want to be authentic, you get accuracy motivation, and then if you have the capacity and the time, you will go into systematic processing about some input. What about defensive motivation? As the name suggests, if you are vocal about some attitude, आप सबके सामने जाकर किसी भी एक बारे में, मतलब लेट्स से पॉलिटिकल मैटर पर आप बोल रहे हैं, किसी एक मैटर पर, अब सामने से कोई व्यक्ति जो है वो चैलेंज कर देता है आपके पॉलिटिकल मैटर को, और आप कल को जो है वो थोड़ा बदल जाते हैं, और लोग फिर से आपको टोक देते हैं कि भैया कल तो तुम ये कह रहे थे, तुम अपनी बात पर बदल कैसे गए, राइट? सो नाउ टू डिफेंड योर पोजीशन, आप जो है वो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में उतर गए, ठीक है? सो डिफेंसिव मोटिवेशन कम्स व्हेन यू वांट टू डिफेंड योर ऑलरेडी सेट पोजीशन, व्हेन यू वांट टू डिफेंड योर ऑलरेडी सेट एटीट्यूड्स, then you go into careful examination to argue your points. That is defensive motivation. And third is impressive motivation, right? When you want to impress someone with your knowledge, you find some new information interesting, and now you want to learn about it so that you can impress others. That is impressive motivation. Now if you learn something, like आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, सिविल सर्वेंट बन गए, दूसरे लोग इंप्रेस हो गए, ठीक है, दैट इज इंप्रेसिव मोटिवेशन. आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ताकि आप नॉलेज इकट्ठा करें, एग्जामिनेशन निकालें, आपके अलग मोटिवेशन है, क्यों आप एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, दैट इज, मतलब हो सकता है आप सर्विस करना चाहते हैं, हो सकता है आप स्टेबिलिटी चाहते हो जॉब में, दैट इज फॉर योर एक्यूरेसी मोटिवेशन, ठीक है? सो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ मोटिवेशन, बेसिक थ्री टाइप ऑफ मोटिवेशन फॉर विच वी गो इनटू, ड्यू टू विच वी गो इनटू systematic processing, ठीक है? And you need to understand that generally we people are in heuristic processing, and we are only in systematic processing if we have the capacity, the time, and the motivation, right motivation, either one among these or a combination of two or more, right? Now we have the understanding of what are the systematic processing, ठीक है, and heuristic processing. Now let us understand what is the benefit of cognitive approach. Right now,
ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या कहा, कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो सब्जेक्ट के अराउंड पढ़ा जा रहा है कि जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसका माइंड कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है परसुएसिव मैसेज के प्रति। दैट डजंट मीन कि कॉग्निटिव अप्रोच केवल परसुएडर ही पढ़ेंगे, परसुएडर ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कॉग्निटिव अप्रोच पढ़ सकता है, बिकॉज आपके आसपास डेली के हिसाब से थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन या मोड, मतलब डिफरेंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है जो आपको परसुएड करना चाह रही है। सो इट इज फॉर एवरीवन मस्ट understand the cognitive approach, both the cognitive as well as early approach. And as an aspiring civil servant, you must understand when people are trying to persuade others, and you must understand when, because there will, on daily basis you will have to persuade people, and on daily basis people will be trying to persuade you, right? You will have to persuade from individual to a small group to a large gathering, and you will be getting persuaded from a large gathering from a small individual or from a small group to an individual, from every ranks or from every fields of life, right? ठीक है, सभी तरह के लोग आपको परसुएड करने की कोशिश करेंगे और सभी तरह के लोगों को आपको परसुएड करना पड़ेगा भी। सो परसुएजन इज समथिंग, यानी कि एटीट्यूडनल चेंज इज समथिंग, दैट इज वाई मैंने आपको कहा ना कि सोशल साइकोलॉजी में बहुत, या इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटीट्यूड, राइट, और एटीट्यूडनल चेंज फॉर दैट मैटर। सो what are the benefits of cognitive approach? So first of all, it gives us the understanding of the functioning of subject's mind, right? Understanding of the subject's mind, how they are receiving the information, and on that basis, on that understanding, we can draw various conclusions, right? The first one is, if we want to persuade someone, we must try to put the listener into a heuristic mode. Now, how and when someone will go into heuristic mode? If they lack capacity, time or motivation. So इन तीनों में से एक या एक से ज्यादा हमें छीन लेना है उनसे, ठीक है? We need to put them into heuristic mode, right? That means we need to, अब ये कैसे उनको heuristic mode में ले जाएंगे? First we can say that we need to distract them. हम उन्हें distract करें, कैसे distract करें? We give them a lot of facts, we bombard them with facts, right? If you bombard someone with facts, then that person do not have the time to process all the facts. Systematic learning में, systematic processing में वो जा ही नहीं पाएगा. It will be difficult for them to digest each and every fact, right? So they will get distracted and ज़्यादा chance होंगे that now they will move into heuristic mode, right? And while bombarding them with facts, if you are using technical terms, like as I said ना, कि आप किसी डॉक्टर के पास गए अपनी प्रॉब्लम पूछने, अब आप डॉक्टर से सवाल जवाब करने लगे कि भैया क्या है, हमें क्या प्रॉब्लम है. नाउ द डॉक्टर स्टार्टेड यूजिंग वेरियस डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स, राइट? सो अब आप, एंड दे आर बॉम्बार्डिंग यू विद वेरियस डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स. अब उनमें से आप 2 वर्ड समझ गए, उन 2 वर्ड्स को आपने इंटरनेट पर खोल कर देखा तो 50 वर्ड और मिल गए आपको. सो एट द एंड आपने हाथ खड़े कर दिया, आपने कहा कि डॉक्टर साहब आप कह रहे तो सही कह रहे होंगे, ठीक है? सो यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड यू एंटर्ड इनटू heuristic mode, right? Because you were bombarded with fact and you were bombarded with technical terms, and at the same time you are bombarded with facts, technical terms at a pace, right, at a pace or at a speed
where you are not able to process each and every fact that you are being bombarded with, right? So बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से भी नहीं, बट रिलेटिवली पेस से बोला जाता है, ठीक है? टेक्निकल टर्म्स या अट्रैक्टिव टर्म्स का, क्योंकि अट्रैक्टिव टर्म्स का और बहुत सारी ऐसी अट्रैक्टिव टर्म्स होती हैं, ऐसी इफेक्टिव टर्म्स होती हैं या अफेक्टिव टर्म्स होती हैं जिनका एडवर्टीजमेंट में यूज किया जाता है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और ह्यूरिस्टिक मोड में चले जाते हैं आप, राइट? कि आपके दिमाग में बोला जा रहा है, मतलब बॉम्बार्ड किए जा रहे हैं फैक्ट्स, टेक्निकल टर्म्स, अट्रैक्टिव टर्म्स, इफेक्टिव टर्म्स का यूज किया जा रहा है, अफेक्टिव टर्म्स का यूज किया जा रहा है जिससे इमोशंस जनरेट हो, राइट? और एक ऐसे पेस पर बोला जा रहा है, एक ऐसे फ्लो में बोला जा रहा है ताकि आप उस फ्लो में बहते रहें, सोचें ना। और कल को जब आपको कंज्यूम करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट, तो आपके दिमाग में वो ऐड चलेगी, उसका फ्लो चलेगा, वो अट्रैक्टिव टर्म चलेगी, और आप लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय एक टूरिंग पैकेज आपको खरीदना, आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है? और दुनिया भर के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी एड्स चलती रहती हैं फोन में, टीवी में, हर जगह। हीरो, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेसेस, मतलब सभी ऐड कर रहे हैं उनकी। अट्रैक्टिव फेसेस, इफेक्टिव लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, ठीक है? बहुत सारे आपको फैक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जा रहा है, एक बहुत ही फ्लो में आपको ऐड दिखाई जा रही है। कल को जब आपको जरूरत पड़ी टूरिंग पैकेज खरीदने की, तो आप जो है वो, मतलब बहुत लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में भी है, ठीक है? वो ऐड को ही भरोसा कर लेते हैं कि हाँ वो सुना था, उससे वो ऐसा इमोशन जनरेट हुआ था, ठीक है, वही उठाओ, सब एक जैसे ही तो होते हैं, जैसे ये कह रहे हैं वैसा मान लेते हैं। सो यू गेट परसुएडेड, राइट? सो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ कॉग्निटिव अप्रोच is that you can put listener into a heuristic mode, and how to do that is to distract them. How to distract them? You bombard them with facts, you bombard them with technical terms, and you speak all of this in such a nice pace like what I am doing right now. मैं deliberately एक ऐसा पेस यूज करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप persuaded रहें। Although I use pauses in between, जहां पर मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें, थोड़ा दिमाग चले आप लोगों का, ठीक है? बट सिंस हम ऑनलाइन मोड पर पढ़ रहे हैं, मैं एक स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूंगा, बट एक रिलेटिवली फास्ट पेज का मैं कई बार इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि आई नो दैट यू हैव द लग्जरी टू पॉज एंड रिवाइंड बैक, राइट? अगर हम यही क्लास ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो मैं इतनी तेजी से नहीं पढ़ाता हूं, तो मैं थोड़ा सा पॉज देकर, मतलब थोड़ा सा सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग की तरफ धकेलने की कोशिश करता हूं बच्चों को, ह्यूरिस्टिक से बाहर निकालते हैं, राइट? नाउ वंस यू हैव डिस्ट्रैक्टेड समवन, अब खेल शुरू होता है। एक बार आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ह्यूरिस्टिक मोड की तरफ जो है वो आपने पुश कर दिया, राइट? तब आता है सेकंड फेज, वंस डिस्ट्रैक्टेड, वंस योर ऑडियंस इज डिस्ट्रैक्टेड, now the cues became more important than the argument themselves. More important than argument, right? Because now the audience or the listener, they are not paying much attention to what you are saying, but they are paying attention to how you are saying it. So they are paying more attention to your body language, right? To your, let's say, your confidence. They are paying more attention to your voice modulations. They are paying more attention to your general presentableness, but I will here rather use the term beauty. Right? That is why presentable looking, camera friendly looking people are chosen to be the faces of some brands. और या इस तरह पुट करें कि ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लोगों को ब्रांड बनाया जाता है धीरे धीरे, एंड देन वो ब्रांड, अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं, देन वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। दैट इज हाउ पीआर एजेंसीज आर वर्किंग नाउडेज, राइट?
So once someone is distracted, now they will look at your body language, now they will look at your confidence, your voice modulations, how you carry yourselves, how beautiful you are, how presentable you look to them, how appeasing, attractive you look to them. And on the basis of that, अगर उन्हें लगता है that if you are so confident and so beautiful and so so confident in body language, in your voice, and you are well presenting yourself, you might be right. ठीक है. एंड सो दैट इज हाउ पीपल गेट परसुएडेड. तभी वो छोटी छोटी जो एड्स चलती हैं इतनी सारी, उनमें एक्टर्स एक्ट्रेसेस को यूज किया जाता है, राइट, बिकॉज दे फर्स्ट डिस्ट्रैक्ट यू, राइट, एंड देन दे यूज क्यूज रादर देन द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ, राइट, एंड पीपल गोज इनटू ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग. So this is how you go into heuristic processing. You get distracted, and now you pay more attention to cues rather than the argument. That is why many times I chose not to. अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप अपनी फोटो यहाँ पर कोने में जो है वो ऐसे दिखाया करो हमें. ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है कि आप मुझे ना देखें, जो मैं लिख रहा हूं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें, राइट, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे मुझे देखकर, और जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज पर, मेरी जो मैं कह रहा हूं, जो मेरी कथनी है, उस पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे. खैर, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर दिखना जरूरी होता है, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, खैर, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स समझ ही पाते हैं बॉडी लैंग्वेज देखकर या फेशियल एक्सप्रेशन से ही टीचर के जो है वो समझ पाते हैं वो. सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट इज फॉर द लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स. जनरली वी यूज, अब इसका मतलब ये थोड़ी है, if you understand advertisement, if you understand your own heuristic processing, and if you understand that someone is trying to persuade you, that doesn't mean कि आप 24 घंटे systematic processing में ही रहे, because there are a lot of things that are less important, generic stuff which are not very much important to you. Perhaps not, that is not applicable for everyone, but for everyone there are things that are more important or less important for them. So whatever which is less important for you, इट इज रादर बेटर दैट यू गो इनटू हेरिस्टिक मोड. दुकान पर गए, आपने कहा कि भैया हमें लेट्स से कोई डिओडोरेंट खरीदना है, आपने परफ्यूम खरीदना है, या आपने चॉकलेट खरीदना है किसी लिए, आपने कैंडीज खरीदनी है बच्चे के लिए, ठीक, आपने पेन खरीदना. अब पेन के लिए एज अ स्टूडेंट आप जो है वो सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, राइट, लेकिन कोई भी ऐसी आर्टिकल है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है, इन दैट केस पीपल टेंड टू गो इन हेरिस्टिक मोड. They do not pay much attention. जो मिल रहा है, जो सामने पड़ा है, वो उठा लिया और खरीद लिया, राइट. दैट इज हाउ सम, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक्चुअल नाम बन गए, लाइक टूथपेस्ट के लिए कोलगेट बन गया, लाइक नूडल्स के लिए मैगी बन गया नाम, राइट. व्हाई? बिकॉज पीपल टेंड टू गो इनटू ह्यूरिस्टिक मोड, राइट. And they just, now in this case you just need to give the right cues, right. Things that are not that much important, like toothpaste, it's not that much important, right. People don't go into research of toothpaste, so you just need to give the right cues. एक attractive सा व्यक्ति दिखाओ, उसके कंधे पर कोट रख दो, एक स्टेथोस्कोप दे दो. स्टेथोस्कोप से कौन सा दांत, किस दांत को स्टेथोस्कोप से डेंटिस्ट जो है वो सुनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन दोज आर राइट क्यूज, राइट. वॉइस मॉड्यूलेशन, अट्रैक्टिव फेसेस, अट्रैक्टिव कलर्स, बच्चा दिखा दिया स्माइलिंग फेस, सांस ले रहा है तो लड़की इंप्रेस हो गई, ठीक है, ये दिखा दिया तो या लड़का इंप्रेस हो गया, फॉर दैट मैटर, राइट क्यूज दिखाने. पीपल गो इनटू ह्यूरिस्टिक मोड. एंड दुकान पर गए और कुछ नहीं, जो एड में देखा था, फर्स्ट नाम जो भी सामने देखा, जो भी प्रोडक्ट दिख रहा है उठाया और ले लिया, ठीक है. फॉर लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स यू जस्ट नीड टू गिव राइट क्यूज, एंड ज्यादा आपको डिटेल में जाना ही नहीं पड़ता, राइट. बट फॉर थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मैटर में
Here one must not go into heuristic processing. Like if you are buying large investment, let's say any sort of large investment, whether you are investing into largest number of stocks, or you are investing into real estates, or let's say if you are heavy purchase कर रहे हैं आप, like you are trying to buy a car, right, और वैनिटी के लिए कुछ भी आप कोई भी महंगा डिवाइस परचेज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी परचेज कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर फॉर योर जॉब और फॉर योर मैरिजेस, वन मस्ट नॉट गो इनटू ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग. यहां पर सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग की बहुत जरूरत है, राइट. यहां पर इमोशंस शुड नॉट गाइड यू. इमोटिव मैसेजेस यहां पर काम नहीं आते. ठीक है, कि घर की क्या जरूरत है, दिल में ही रह लेंगे. गाड़ी की क्या जरूरत है, पैदल ही हम मतलब तुम्हारे लिए सारे पहाड़ जो हैं वो क्रॉस कर जाएंगे. सो इमोटिव मैसेजेस यहां पर काम नहीं करते. इंपॉर्टेंट मैटर में ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग विल नॉट वर्क. हियर डेफिनेटली that works is systematic processing. ठीक है. Then lastly, let us understand how to resist persuasion. Now you understand different type of processing. Systematic processing, if you are systematically processing, या अगर आप systematic processing में हैं तो आप persuade नहीं होंगे, और अगर हो भी रहे हैं तो आपने fully systematic processing के थ्रू जाकर आप persuade हो रहे हैं. ठीक है, आपने ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग को समझ लिया, ह्यूरिस्टिकली हम कैसे प्रोसेस करते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू रेजिस्ट परसुएजन. राइट, सो देर आर, आई वुड से 4-5 मेथड्स हाउ टू रेजिस्ट परसुएजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज early recognition. Now people with good experiences in their life, right, that can, those good or bad experiences for that matter, that can come in early stages of their life, or with time and how मतलब जो भी उनके आसपास का environment है, वहां पर जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, या जो भी जिस तरह के भी लोग हैं, जो भी ट्रेंड है उस इन्वायरमेंट का, कि भैया इस सर्टेन लेवल पर लोगों को इस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के लोगों को आता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट लोगों में मैच्योरिटी जो है वो डेवलप होती है. आई होप ये आपको समझ पाए होंगे आप. ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में आप जनरली आप एक मतलब स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पर आप डेटा या एक बेसिकली एल्गोरिदम तक आप जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आप या स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बताता हूं कि आप प्रोजेक्ट कर सकते हो डेटा को, कि भैया इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी लोग हैं इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आकर इस पर्टिकुलर तरह के एटीट्यूड्स जो हैं वो डेवलप करते हैं. ठीक है, राइट. अब यहां पर एटीट्यूड की जगह में मैच्योरिटी वर्ड यूज कर लेता हूं. Like for example, a place which is very harsh, like the northwest frontier region है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, अफगानिस्तान वाला रीजन है. तो अकॉर्डिंग टू दैट रीजन पीपल गेट, ऑब्वियसली वहां के लोग जो हैं वो रिलेटिवली ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस, एज कंपेयर टू समवन हु बिलोंग्स टू साउथ ऑफ दिल्ली और साउथ ऑफ मुंबई रीजन. समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सो दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज अर्ली रिकॉग्निशन of persuasion. ठीक है, of persuasive attempts. Now if you are in that stage of your life where you are mature enough to recognize that someone is trying to persuade you, like we have covered pretty much, हमने काफी एडवर्टीजमेंट को अभी तक समझ लिया है. तो अब आप जब भी न्यूज वगैरह को देखते हैं, एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता होगा कि ये तो परसुएशन चल रहा है, ये तो प्रोपेगेंडा है, या तो ये परसुएशन है. राइट, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और यू आर अवेयर अबाउट दोस पैटर्न्स. आप पैटर्न रिकग्निशन मतलब कर पा रहे हैं, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं. राइट, सो यू आर अवेयर and careful now. If someone is not aware and careful, they get into heuristic mode and they get persuaded.
So the very first level of resisting persuasion is to be aware and careful, is to early recognize the set efforts or set attempts of persuasion. Like in case of avoiding hypnotism. अब hypnotism एक ऐसा concept है ना, hypnotism is not just जो आपने movies में या videos में कहीं में देखा होगा कि किसी व्यक्ति को hypnotize कर लिया, मास लेवल पर भी जो है वो hypnotism किया जाता है, और perhaps we are hypnotized about things, right, about various ideas, about political philosophies, about religious philosophies. So आप यहाँ पर basically अगर आपको कोई persuade की जगह hypnotize टर्म यूज कर दो, ऑल्दो एग्जामिनेशन में मत यूज करना, बट hypnotism अगर आपको कोई hypnotize करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एंड यू आर अवेयर एंड केयरफुल दैट कोई ट्रिगर वर्ड्स होते हैं कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है या कुछ परसुएजन की ट्रिक्स को यूज किया जाता है हिप्नोटाइज करने के लिए. इफ यू आर अवेयर ऑफ दोज, you will never get hypnotized. Once in your life try to get hypnotized by a professional. मौका कभी लगे जीवन में तो हिप्नोसिस को ट्राई आप जरूर कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राइट. then if you are able to recognize the set attempts to persuade you, then right, if you are able to understand someone is trying to persuade you, then you develop a mindset. A mindset gets developed which is known as biased assimilation. Biased assimilation आई होप आप लोगों को याद होगा, हमने पहले डिस्कस किया था, जहां पर यू डाउट द सोर्स, right? So if someone is trying to give you some information or trying to sell you something, assume this online or offline, always people are trying to sell you something, especially as Indians, we are, हमारे पास एक बहुत लंबी रिच हिस्ट्री ऑफ सेलिंग, ऑफ सेल्स, right? So when you are able to early recognize the patterns of persuasion, you develop a mindset of biased assimilation. That means you start questioning the sources, right? You start doubting the sources, right? And next is you will keep on reminding yourself, and even if then you recognize someone is trying to persuade you, then you start to question their motives, you start to doubt the source, you start to question their motives, that why this person is trying to persuade you. Then after that, if that person is making sense to you, then you try to keep on reminding yourself. Keep on reminding yourself that there is always another story. There is always a flip side of a coin. That is how you stop yourself with these steps. You stop yourself from getting persuaded, right? Especially अभी केस स्टडी नहीं करी ना हमने, तो केस स्टडी में जाऊंगा तो ये स्टेप्स फिर से वहां पर जो भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो मेक श्योर कि आप रिवाइज अच्छे से करते रहें. तो अगर मैं वहां पर आपसे पूछूं तो 5 स्टेप्स ऑफ हाउ टू रेजिस्ट परसुएजन तो आपको पता होना चाहिए. आप 5 स्टेप्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए. What are the 5 steps to stop or resist persuasion, so that जब हमारे पास persuasion से related case study होगी तो वहां पर persuasion अगर resist करना होगा तो हम उन 5 steps को ध्यान में रखकर persuasion को resist करेंगे, ठीक है? So there is always another story, right? If someone is trying to give you a sob story about something, or let's say someone is trying to sell you something, और कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं एग्जांपल्स में नहीं जा रहा बिकॉज हम केस स्टडीज में जाएंगे डिटेल में एग्जांपल्स में, राइट? बट लेट्स से यू आर अ सिविल सर्वेंट और कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी ग्रीवेंस स्टोरी लेकर आता है, आपको परसुएड करने की कोशिश करता है. सबसे पहला आपके मन में ख्याल आएगा कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू परसुएड मी.
सेकेंड आप कहेंगे, सेकेंड आपके मन में ख्याल आएगा वाई शुड आई बिलीव दिस पर्सन, बिकॉज you will keep on reminding yourself because there may be and there is quite possibly another side of the story. जो ये व्यक्ति स्टोरी बता रहा है इससे अलग भी एक वर्जन हो सकता है सेम ही इवेंट्स का, राइट. एंड देन नेक्स्ट इज टू अवॉइड परसुएशन, you take your time to make decision. Right, you take time before taking decision, and in that time you do systematic processing. Right, उस टाइम में आप सिस्टमैटिक प्रोसेस करें, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग यू टेक स्टेप्स, especially if the matters are important, right. And lastly, if you think that you do not have the cognitive capacity of systematic processing, while taking your time you include your significant others in the decision making process. Now in sociology, everyone who is not you is termed as other, and the people that are near to you, closer to you, are known as significant others. Significant other doesn't necessarily mean your partner. Significant others can be any person who is closer to you, whom to you listen, और जो आपको सुनता हो. That is your significant other. So always include your significant others in decision making. Not always. In cases where after systematic processing you are not able to come into conclusions, आप decision नहीं ले पा रहे, especially in very important matters, and that significant others should be a mature person, right? Someone who has experience of that particular situation, someone who has been through that particular situation, or someone who at least understands in depth that particular situation. That person should be included in the decision making. Then only you can make an important and informed, well balanced decision for important matters, so as to avoid getting persuaded. All right, right. So if you are someone who is submissive, who cannot say no to something, so you just deny them at that moment, that I will not be able to take decision at this time. You take your time, you ask your significant others, you ask for their advice, and according to that then you take your decision. Like for example, जब हम कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जाते हैं तो कई बार हम लेकर जाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को या कोई जानकार लोगों को साथ में लेकर जाते हैं, ताकि जो सामने सेल्समैन होगा, अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस लोगों को हम लेकर जाते हैं ना, ताकि वो डील कर सके सिचुएशन से, राइट. सो दैट इज डन, व्हाई? दैट इज डन टू अवॉइड, टू रेजिस्ट persuasion. All right, so that is all for today's session. Thank you all for watching. In the next session we'll continue with persuasion first, and then we will enter into topics such as cognitive dissonance क्या होता है, hypocrisy क्या होती है. We'll discuss that in next session. All right, so that is all. मिलते हैं next class में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. Make sure that you watch previous session and make sure that you answer the questions जो कि मैंने दिए हुए हैं ग्रुप पर, जो डाले हुए हैं क्वेश्चंस. मेक श्योर दैट यू ट्राई टू आंसर दोज ऑल्सो. ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.